हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे कोल्ड वॉर। लास्ट सेशन में हमने इसकी थर्ड स्टेज जिसको न्यू कोल्ड वॉर कहते हैं, जो रिवाइवल ऑफ कोल्ड वॉर थी, मीनिंग जो पुरानी कोल्ड वॉर थी जो 1945 में स्टार्ट होती है एंड वो 1990s तक चलती है। इसकी हम 5 स्टेजेस करते हैं। जो फर्स्ट स्टेज थी 1945 से 1970 तक रहती है। फिर सेकंड स्टेज आती है जिसको हम डेटॉन्ट कहते हैं, 1970 से लेकर 79 तक। उसके बाद दोबारा से रिलेशंस हैं वो खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर, जिसको हम न्यू कोल्ड वॉर का नेम देते हैं। तो हमने वो 3 स्टेजेस की हैं। तो आज हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन ओल्ड कोल्ड वॉर एंड न्यू कोल्ड वॉर। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो इसको हम एक टेबल के थ्रू करते हैं। हियर वी आर टेकिंग द बेसिस ऑफ डिफरेंस एंड हियर ओल्ड कोल्ड वॉर एंड हियर न्यू कोल्ड वॉर। तो जब हम टाइम पीरियड की बात करते हैं तो पहला डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। तो पहले ओल्ड कोल्ड वॉर जो 1945 से 70 तक चलती है, अगर हम कोल्ड वॉर कहते हैं, कोल्ड वॉर को अप्रोक्सीमेट आप क्या कहते हो, कोल्ड वॉर चलती है 1945 से लेकर 90 तक। लेकिन इस पीरियड को हमने स्टेजेस में डिवाइड किया है। तो जिस स्टेज 1 आ गई और जी होगी स्टेज 3, जिसको हम डिफरेंट नेम दे रहे हैं। तो इसमें जो कोल्ड वॉर थी इस पीरियड में हो गए, और उसके बाद जो न्यू कोल्ड वॉर थी, अगर हम आज के टाइम की 2023 की कोल्ड वॉर की बात करते हैं तो इस टाइम में यूएसए एंड चाइना है। इसमें जो वॉर हो रही है इसको हम न्यू कोल्ड वॉर का नेम दे रहे हैं। लेकिन हमारा टॉपिक कोल्ड वॉर चल रहा है। कोल्ड वॉर के अंडर ही जो नई कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी जिसको हम रिवाइवल ऑफ कोल्ड वॉर कहते हैं, हम इसकी स्टडी कर रहे हैं। तो इसका जो टाइम पीरियड है 1980 से लेकर 85 तक है एंड कुछ थिंकर्स हैं वो 87 तक भी बताते हैं। तो ये हो गए न्यू कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड। आफ्टर दैट ऑब्जेक्टिव्स, जो कोल्ड वॉर थी वो क्यों स्टार्ट होती है, इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्यों थी, क्यों दो पावर थी, पावर डिफरेंसेस को क्रिएट करती हैं, अपने डिस्प्यूट को क्यों सॉल्व नहीं करती हैं। तो जो कोल्ड वॉर थी जो ओल्ड थी, इसमें यूएसए का ऑब्जेक्टिव क्या था, टू कंटेन कम्युनिज्म, मीनिंग वो कम्युनिज्म को, सोशलिज्म को, जो यूएसएसआर जो सोशलिस्ट कंट्रीज हैं उनकी मेन फिलोसफी, मेन आइडियोलॉजी थी, उसको कंटेन करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि कम्युनिज्म है, सोशलिज्म है पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो, क्योंकि यूएसए है वो कैपिटलिस्ट की आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करता था। लेकिन यूएसएसआर है वो क्या कहते हैं, टू स्प्रेड कम्युनिज्म, वो कहते हैं कम्युनिज्म को, सोशलिज्म को पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड करना हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि जो कम्युनिज्म के थिंकर थे, अगर हम कार्ल मार्क्स, हेगल की बात करते हैं, उनकी मदरलैंड कौन थी, यूएसएसआर, सोवियत यूनियन ही रही है। इसीलिए रशिया इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता है कि पूरे वर्ल्ड में कम्युनिज्म को मुझे ही स्प्रेड करना है। एंड जो न्यू कोल्ड वॉर थी इसमें ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाती है। जो ओल्ड कोल्ड वॉर थी जो आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड थी, लेकिन यूएसए का न्यू कोल्ड वॉर में ऑब्जेक्टिव क्या था, टू कंटेन द इन्फ्लुएंस ऑफ सोवियत यूनियन। वो चाहता था पूरे वर्ल्ड में सोवियत यूनियन है इसका इन्फ्लुएंस इंक्रीज ना हो, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में सोवियत यूनियन है इंपॉर्टेंट रोल प्ले ना करे, एक ही सुपर पावर होनी चाहिए और वो होनी चाहिए यूएसए। एंड यूएसएसआर क्या चाहता था, टू इंक्रीज इट्स इन्फ्लुएंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ सोवियत यूनियन है इसका इन्फ्लुएंस इंक्रीज हो। लेकिन यूएसएसआर साथ में कोएग्जिस्टेंस में भी बिलीव करता था, लेकिन यूएसए कोएग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करता था। इसलिए यूएसए यही चाहता था एक ही सुपर पावर होनी चाहिए। इसीलिए उसने हर एक मीन को यूज किया जिससे सोवियत यूनियन की पावर है वो डिक्रीज हो जाए। तो इसके बाद ही वो सुपर पावर बनता है जब 1990s में कोल्ड वॉर खत्म हो जाती है। तो इस तरह जो ओल्ड कोल्ड वॉर थी, न्यू कोल्ड वॉर थी, इसमें ऑब्जेक्टिव्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज आइडियोलॉजी। ओल्ड कोल्ड वॉर में हम अपने आइडियोलॉजिकल वॉर कहते हैं। आइडियोलॉजिकल वॉर, हम अपनी आइडियोलॉजी को स्प्रेड कर रहे हैं, हमारी यही वॉर थी। ऐसे कहते हैं कैपिटलिज्म को हमको ग्रोथ करनी है, कैपिटलिज्म को पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड करना है,
लिबरलिज्म को सेपरेट करना है, इसमें ह्यूमन राइट्स है, इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। लेकिन यूएसएसआर है वो कहता है सोशलिज्म है, इसको पूरे वर्ल्ड में सेपरेट करना चाहिए, क्योंकि जब तक हमको इक्वालिटी नहीं मिलेगी, जब तक लेबर को उसके इंटरेस्ट हैं उसके इंटरेस्ट फुलफिल नहीं किए जा सकते, जब तक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन स्टेट की नहीं होंगे, तब तक पूरे वर्ल्ड में लिबर्टी का कोई मीनिंग नहीं होता। इसलिए वो बिलीव किस में करते हैं, सोशलिज्म में बिलीव करते हैं। तो अपनी अपनी आइडियोलॉजी को वो सेपरेट कर रहे हैं जो इसके मेन ऑब्जेक्टिव भी थे। लेकिन न्यू कोल्ड वॉर में हम थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। इस टाइम जो हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे जे खत्म हो जाते हैं। अब हम आइडियोलॉजिकल वॉर नहीं कर रहे थे, हम अपनी आइडियोलॉजी को सेपरेट करने में अपना टाइम नहीं खराब कर रहे थे, लेकिन हमारे जो इंटरेस्ट हैं वो चेंज हो गए थे। इस टाइम प्रेफरेंसेस जो नेशनल इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट, तो मीनिंग क्या हो गया, हम अपने देश के इंटरेस्ट को प्रमोट करना चाहते थे, हम सुपर पावर बनना चाहते थे। इंटरेस्ट, आइडियोलॉजी सब कुछ चेंज हो जाता है, तो टाइम के साथ इनके हर एक पॉइंट में चेंज आना स्टार्ट हो जाता है। तो जो कोल्ड वॉर थी इसकी नेचर क्या थी, ओल्ड कोल्ड वॉर थी जो बहुत ज्यादा डेंजरस थी। इसमें ऐसा लगता था जब हम स्टेज 1 कर रहे थे, इसके 4 फेजेस किए हैं, और इसमें तो ऐसे लग रहा था अब तो कोल्ड वॉर है, हॉट वॉर में चेंज हो सकती है। इसमें जो रिलेशन है बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं, इसमें बहुत ज्यादा वेपन्स हैं, वेपन्स को एक्सप्लोर किया जाता है। लेकिन जो न्यू कोल्ड वॉर थी जो डेंजरस नहीं, मोर डेंजरस थी। पहले तो हमारे पास ट्रेडिशनल वेपन थे, लेकिन अगर अब वॉर होगी तो इसमें न्यूक्लियर क्लब है वो इंक्रीज हो चुका था। अब अगर वॉर होती वो न्यूक्लियर वॉर होनी थी, इसीलिए जो उससे भी ज्यादा डेंजरस थी। तो न्यू कोल्ड वॉर में पूरा वर्ल्ड है वो बैलेंस ऑफ टेरर में आ जाता है, हर जगह टेरर ही टेरर होते हैं। अगर वॉर होगी पूरा वर्ल्ड सेकंड्स में ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नेक्स्ट इज एपिसेंटर। जो वॉर होती है वॉर का मेन एरिया क्या था, एपिसेंटर क्या था। ओल्ड कोल्ड वॉर है इसका सेंटर था यूरोपियन कंट्रीज, जर्मनी है बहुत बड़ा बैटल ग्राउंड बना हुआ था, इसमें ही हर एक वॉर लड़ी जा रही थी। उसके बाद जो यूरोपियन कंट्रीज हैं तो इनमें ही जे ओल्ड कोल्ड वॉर थी जे एपिसेंटर था। लेकिन टाइम के साथ अब चेंज होने लगा, यूरोपियन यूनियन बनने लगती है, इसमें यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी है, अदर रिलेशंस है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो इन बाइपोलर से डिफरेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो न्यू कोल्ड वॉर में जो एपिसेंटर है वो कौन बन जाता है, एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। इनमें बहुत ज्यादा वॉर लड़ी जाती है। अगर हम इसमें कोरिया वॉर की बात करते हैं जो उस टाइम भी स्टार्ट हुई थी, वियतनाम वॉर है वो भी होती है। इन सब की बात जो अफ्रीका की कंट्रीज हैं इसमें वॉर होती है, इनमें बहुत ज्यादा इम्बैलेंस किया जाता है। तो अब इस टाइम जो कंट्रीज हैं ये कंट्रीज खुद ही विक्टिम बन जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ वेपन्स। इनमें वेपन्स कौन से यूज किए जाते थे जो डेंजरस थे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल वेपन्स थे। ऑल्दो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है वो भी हो चुकी थी, इसमें ट्रेडिशनल वेपन्स की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जो न्यू कोल्ड वॉर थी इसमें ट्रेडिशनल टाइप के वेपन नहीं थे, इसमें केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन थे, जिस वजह से वॉर बहुत ज्यादा डेंजरस हो गई थी। इसमें स्टार वॉर की बात हो रही थी। जो यूएसए के प्रेसिडेंट रीगन है उन्होंने स्टार वॉर स्टार्ट की थी, एयर टू एयर मिसाइल को डिस्ट्रॉय करना। अब जो वॉर है वो सिर्फ अर्थ पर नहीं बल्कि एयर में मिसाइल सिस्टम के थ्रू भी हम इसको लड़ सकते हैं, ऐसे सिस्टम को डेवलप किया गया था। तो स्पेस वॉर भी इंक्लूड हो जाती है। तो इस तरह इसमें केमिकल बायोलॉजिकल वेपन्स है, इसकी कोई कमी नहीं थी। उसके बाद नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ नैम। जो नैम नॉन अलाइंड मूवमेंट है इसकी नेचर में चेंज आ जाता है। तो पहले जो नैम था, नैम का ऑब्जेक्टिव क्या था, नैम नॉन अलाइंड मूवमेंट, मीनिंग जो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका की न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी वो चाहती थी हम किसी भी पावर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ना होए, इसीलिए उनका ऑब्जेक्टिव था टू कीप देमसेल्फ अलोव फ्रॉम पॉलिटिक्स ऑफ पावर ब्लॉक्स। ना ही वो यूएसए को ना यूएसएसआर को इनमें मेंबर बनना चाहती थी। एंड इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाते हैं इन न्यू कोल्ड वॉर में। नैम कंट्रीज हैड देमसेल्फ बिकम द विक्टिम ऑफ पावर ब्लॉक्स। अब इसमें एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका
वही कंट्री हैं जो एपी सेंटर बन जाती हैं, जो नाम को प्रमोट करी थी। हम पावर ब्लॉक्स में किसी का मेंबर नहीं बन रहे, अब वही पावर ब्लॉक्स को कह रही हैं हमारी हेल्प कीजिए। वियतनाम, नॉर्थ वियतनाम, साउथ वियतनाम, साउथ वियतनाम को फेवर करता है यूएसए एंड नॉर्थ को फेवर करता है यूएसएसआर। कंबोडिया, उसमें भी ऐसे ही हो रहा है। तो इस तरह से खुद ही क्या बन चुके हैं, विक्टिम बन चुके हैं। तो नाम की नेचर है न्यू कोल्ड वॉर में चेंज हो जाती है। आफ्टर दैट पावर अलाइनमेंट, जो आपस में ब्लॉक बन रहे थे, इसमें पावर अलाइनमेंट कैसी थी? तो जो ओल्ड कोल्ड वॉर थी इसमें मिलिट्री अलायंस बन रहे थे। मिलिट्री अलायंस का मीनिंग हो गया यूएसए है, इसने नाटो सीटो को फॉर्म किया था, जिसमें अगर हमारी मेंबर कंट्रीज है, अगर किसी एक कंट्री पर अटैक होता है, माना जाएगा यूएसए पर अटैक हो गया है, तो इस तरह इसका पर्पस क्या था, मिलिट्री अलायंस। तो यूएसएसआर ने वार्सा पैक्ट है इसको साइन कर दिया। तो इसमें मिलिट्री अलायंसेस हैं वो बनाए जा रहे थे, पावर अलाइनमेंट है वो मिलिट्री टाइप की थी। लेकिन इसमें न्यू कोल्ड वॉर में जो अलाइनमेंट है वो चेंज हो गई थी, इकोनॉमिक अलाइनमेंट में चले गए थे, हम इकोनॉमिकली पावर हो रहे थे। इसमें जापान है, जापान अपने आप को इकोनॉमिकली पावर बना लेता है। उसके बाद जो फ्रांस है, फ्रांस वो कहते हैं हम सुपर पावर हैं, तो अदर कंट्रीज है अपने आप को सुपर पावर बनाने में लग जाती हैं, वो अपनी इकोनॉमिक मिलिट्री पावर है इनको वो इंक्रीज कर रही होती हैं। एंड चाइना है वो यूएसए ब्लॉक का मेंबर बन जाता है, जो पहले यूएसएसआर ब्लॉक का मेंबर था, क्योंकि जो कोल्ड वॉर थी ऑल्दो ओल्ड थी या फिर न्यू कोल्ड वॉर थी, इसमें 2 मेन ब्लॉक माने जाते हैं, एक था यूएसए और सेकंड वन था यूएसएसआर। इस तरह 2 पावर ब्लॉक्स थे। इन 2 पावर ब्लॉक्स में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, तो इसमें अलाइनमेंट चेंज हो रही है। अब हमारे अपने इंटरेस्ट हैं, हम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज को फॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर नेशंस। तो जब ओल्ड कोल्ड वॉर थी इसमें 5 नेशंस थे जिनके पास न्यूक्लियर पावर थी, जैसे सोवियत यूनियन, यूएसए, यूके, फ्रांस एंड चाइना। एंड इनके पास परमानेंट सीट थी इन सिक्योरिटी काउंसिल, जो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में। तो 5 कंट्रीज इनके पास न्यूक्लियर पावर है, तो इनको परमानेंट सीट दे दी, वीटो पावर दे दी। अब न्यू कोल्ड वॉर में अदर नेशंस हैं वो भी इंक्लूड हो जाते हैं, न्यूक्लियर क्लब इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। इंडिया, इजराइल है, इसने भी प्रोलिफरेट कर ली थी न्यू कोल्ड वॉर एरा में अपनी न्यूक्लियर पावर को। एंड इसके बाद आता है पोलैरिटी। तो जो पोलैरिटी सिस्टम कैसा था, ओल्ड कोल्ड वॉर में टाइड बाइपोलैरिटी थी, मीनिंग या तो यूएसए या फिर यूएसएसआर, इन दोनों में से एक पोलर है उसका मेंबर बनना जरूरी हो गया था, इस तरह बाइपोलैरिटी थी। लेकिन अब न्यू कोल्ड वॉर में लॉस पोलैरिटी हो जाती है, जिसको हम मल्टीपोलैरिटी भी कहते हैं। तो जब हमने इसकी पोलर सिस्टम किया था, इसमें यूनिपोलर सिस्टम, बाइपोलर सिस्टम या मल्टीपोलर सिस्टम किया था, जो 1960s के बाद 1990s तक अमर्ज होता है, जिसमें बहुत ज्यादा सेंटर्स हैं वो अमर्ज हो जाते हैं। एंड लास्ट वन इज कंपल्शन। जो ओल्ड कोल्ड वॉर थी इसमें सोवियत यूनियन का इन्वॉल्व होना उसके कंपल्शन बन गया था। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका पर वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था, जो रिलेशंस हैं वो डिफरेंट हो गए थे। ऐसी पॉलिसीज चल रही थी कि सोवियत यूनियन को इंक्लूड होना पड़ा, उसको वॉर में इन्वॉल्व होना पड़ता है। लेकिन न्यू कोल्ड वॉर में यूएसए की कंपल्शन थी, क्योंकि इस टाइम पीरियड में जो सोवियत यूनियन है, सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इंक्रीज हो जाता है, लेकिन वो नहीं चाहता था कि सोवियत यूनियन एक पावर ब्लॉक बने। इसीलिए सोवियत यूनियन की पावर को खत्म करने के लिए यूएसए इसमें इंक्लूड होता है। इस तरह जो न्यू कोल्ड वॉर है एंड ओल्ड कोल्ड वॉर है, इसके ऑब्जेक्टिव है, नेचर है, इनमें चेंज आ जाता है। तो आज हमने इस सेशन में इनका डिफरेंस किया है। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे स्टेज नंबर 4, जिसको हम न्यू डिटॉन्ट के नाम से जानते हैं। होप से कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।